एक मोर ने बताया, ये 6 खर्च बंद कर दो, अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्या आप जानते हैं कि हमारे धर्म और आध्यात्मिक ग्रंथों में मोर को केवल सौंदर्य का प्रतीक ही नहीं, बल्कि विवेक, जागरूकता और दिव्य चेतना का संकेत माना गया है। कहा जाता है कि धन की देवी महालक्ष्मी जहां विराजमान होती हैं, वहां अहंकार नहीं, बल्कि संतुलन, संयम और समझ का वास होता है। और मोर उसी संतुलन का प्रतीक है। मोर केवल नाचने वाला पक्षी नहीं है, वो बारिश आने से पहले ही नाच उठता है, खतरे को आने से पहले भांप लेता है और विषैले सर्प तक को पराजित करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि मोर को उस जागृत बुद्धि का प्रतीक माना गया है, जो इंसान को समय रहते सही और गलत के बीच फर्क करना सिखाती है। मोर की आंखें हर दिशा में देख सकती हैं। वो सामने भी देखता है, पीछे भी और चारों ओर भी। ठीक वैसे ही विवेक से भरा इंसान अपने वर्तमान खर्चों के साथ साथ अपने भविष्य को भी देख पाता है। लेकिन जब विवेक सो जाता है, तब इंसान ऐसी ऐसी वित्तीय गलतियां कर बैठता है जिन्हें वो दिन के उजाले में भी देख नहीं पाता। इसी गहरे ज्ञान के अनुसार जीवन में 6 ऐसे अदृश्य खर्च होते हैं जो दिखाई तो नहीं देते, लेकिन आपकी मेहनत की कमाई को अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। अगर इन खर्चों को समय रहते बंद ना किया जाए, तो इंसान चाहे कितनी भी बड़ी कमाई क्यों ना करने लगे, धन उसके जीवन में टिक नहीं पाता। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये उस आध्यात्मिक और व्यावहारिक धन ज्ञान का सार है जो आपकी कमाई को दीमक की तरह चाटने वाली आदतों से आपको हमेशा के लिए मुक्त कर सकता है। इस कथा को अंत तक सुनने के बाद आपके मन में धन को लेकर चल रही उथल-पुथल धीरे धीरे शांत होने लगेगी और आपको वो मानसिक सुकून मिलने लगेगा जिसकी तलाश हर इंसान जीवन भर करता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी खास और आज के समय में बेहद ज़रूरी कहानी लेकर आए हैं जिसका विषय है, मोर ने बताया ये 6 खर्च बंद कर दो, अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में हम सभी एक ही दौड़ में शामिल हैं, ज़्यादा कमाने की दौड़। लोग दिन रात मेहनत करते हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, मोटी सैलरी पाते हैं, लेकिन जैसे ही महीना खत्म होता है, जेब खाली मिलती है। क्रेडिट कार्ड के बिल, EMI का दबाव और अनगिनत खर्च इंसान को इस कदर जकड़ लेते हैं कि उसे अपनी ही कमाई बोझ लगने लगती है। पैसा आता ज़रूर है, लेकिन टिकता नहीं। जाता कहाँ है, इसका जवाब किसी के पास नहीं होता। और इसी अंतहीन चक्र से बाहर निकलने का रास्ता छिपा है आज की इस अद्भुत और आंखें खोल देने वाली कथा में। ये कहानी है स्वर्ण नगर में रहने वाले उस होनहार ग्राफिक डिज़ाइनर अर्जुन की, जिसके डिज़ाइन में तो जादू था, पर उसकी अपनी आर्थिक जिंदगी पूरी तरह बेरंग हो चुकी थी। और कैसे एक रात जब वो अपनी नाकामयाबी और कर्जों से पूरी तरह टूट चुका था, एक मोर ने उसे वो 6 बातें बताईं जिन्होंने उसे किराए के एक छोटे से फ्लैट से उठाकर शहर के सबसे आलीशान अपार्टमेंट का मालिक बना दिया। इस कहानी को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। ये कहानी आपके जीवन में एक नई आर्थिक क्रांति ला सकती है। तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने। और कमेंट में पूरे मन से जय श्री लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। तो चलिए ये प्रेरणादायक कथा शुरू करते हैं। स्वर्णनगर, सपनों का शहर, एक ऐसा महानगर जो कभी सोता नहीं था। इसकी ऊंची ऊंची इमारतें दिन में सूरज की रोशनी से और रात में अपनी खुद की रोशनी से नहाती रहती थीं। यहाँ की हवा में ही एक नशा था, कामयाबी का नशा, आगे बढ़ने का नशा। इसी स्वर्णनगर की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की कांच की इमारत में 17वीं मंजिल पर अर्जुन नाम का एक नौजवान काम करता था। अर्जुन कोई साधारण कर्मचारी नहीं था, वो एक असाधारण ग्राफिक डिज़ाइनर था। उसके दिमाग में रचनात्मकता का एक समंदर लहराता था। वो अपने माउस के कुछ ही क्लिक से बेजान तस्वीरों में जान डाल देता था। कंपनी के सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट्स उसके पास आते थे और वो उन्हें अपनी कला से सोना बना देता था। उसके बॉस आदित्य मेहरा, उसके कलीग्स सब उसकी प्रतिभा का लोहा मानते थे और इसी प्रतिभा के दम पर उसे एक मोटी तनख्वाह भी मिलती थी, इतनी कि शहर में एक आरामदायक जिंदगी बसर की जा सके। अर्जुन अपनी पत्नी सावित्री के साथ शहर की एक अच्छी सोसाइटी में किराए के एक 2 BHK फ्लैट में रहता था। सावित्री एक शांत और समझदार लड़की थी जो एक स्कूल में पढ़ाती थी। वो अर्जुन से बहुत प्यार करती थी और उसकी कामयाबी पर फूली नहीं समाती थी। पर जैसे चांद में भी दाग होता है, अर्जुन की जिंदगी में भी एक बहुत बड़ी कमी थी जो सावित्री को अंदर ही अंदर खाए जाती थी। अर्जुन के हाथ में पैसा बिल्कुल नहीं टिकता था। पहली तारीख को जब सैलरी का मैसेज फोन पर बजता, अर्जुन को लगता था जैसे वो स्वर्णनगर का बादशाह है। लेकिन महीने की 25 तारीख आते आते हालत ऐसी हो जाती थी कि उसे सावित्री से पेट्रोल भरवाने के लिए पैसे मांगने पड़ते थे। उसकी जीवन शैली उसकी कमाई से कहीं ज्यादा महंगी थी।
उसे हर चीज में ब्रांड चाहिए था। कपड़े, जूते, घड़ी, फोन, सब कुछ लेटेस्ट और सबसे महंगा। उसके दोस्तों का ग्रुप भी ऐसा ही था, जहां हर हफ्ते इस बात की होड़ लगती थी कि किसने ज्यादा महंगा गैजेट खरीदा या कौन वीकेंड पर सबसे महंगे क्लब में गया। अर्जुन इस होड़ में कभी पीछे नहीं रहना चाहता था। उसे लगता था कि यही मॉडर्न लाइफ है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसके दोस्त उसे पिछड़ा हुआ और कंजूस समझेंगे। सावित्री उसे अक्सर समझाने की कोशिश करती। एक रात जब अर्जुन एक बहुत महंगी घड़ी ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा था, सावित्री उसके पास आकर बैठी। उसने धीरे से कहा, अर्जुन, क्या हमें सच में इस घड़ी की जरूरत है? तुम्हारी पिछली घड़ी भी तो बिल्कुल नहीं है। देखो, हमारे 3 क्रेडिट कार्ड्स के बिल हर महीने बढ़ते जा रहे हैं। हम चाहें तो हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाकर अपने घर के डाउन पेमेंट के लिए पैसा जमा कर सकते हैं। अपना घर हो तो कितना अच्छा हो, है ना? अर्जुन ने लैपटॉप से नजर हटाए बिना जवाब दिया। सावित्री तुम फिर शुरू हो गई। अरे मैं इतनी मेहनत किस लिए करता हूँ? अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए ही ना। और ये घड़ी इन्वेस्टमेंट है, इससे मेरी प्रोफाइल अच्छी लगेगी। तुम बेकार की चिंता करती हो, मैं सब संभाल लूंगा। सावित्री चुप हो जाती। वो जानती थी कि बहस करने का कोई फायदा नहीं है। अर्जुन अपनी एक अलग ही दुनिया में जीता था, एक ऐसी दुनिया जो सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स से चलती थी। वो अपनी हर छोटी बड़ी खरीद, हर रेस्टोरेंट का बिल, हर पार्टी की तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट करता और फिर घंटों बैठकर उन पर आए लाइक्स गिनता रहता। उसे लगता था कि जितने ज्यादा लाइक उतनी ही ज्यादा उसकी इज्जत है। यह सिलसिला चलता रहा। कर्ज का अदृश्य जाल मकड़ी के जाले की तरह उन्हें चारों ओर से कसता जा रहा था। अब तो हालत ये हो गई थी कि अर्जुन एक क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए दूसरे कार्ड से कैश निकालता और फिर उस दूसरे कार्ड का बिल चुकाने के लिए तीसरे का इस्तेमाल करता। वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुका था जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता उसे दिख नहीं रहा था। इस तनाव का असर अब उसके काम पर भी दिखने लगा था। जिस अर्जुन को कभी किसी काम में गलती के लिए टोका नहीं गया था, अब उसे छोटी छोटी गलतियों के लिए मीटिंग्स में डांट पड़ने लगी थी। तभी एक दिन उसकी जिंदगी में उम्मीद की एक किरण आई। उसकी कंपनी को एक बहुत बड़े विदेशी क्लाइंट मिस्टर जॉन एंडरसन से एक प्रोजेक्ट मिला। ये एक नई बेवरेज कंपनी की पूरी ब्रांडिंग का काम था, शुरू से लेकर अंत तक। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा और महत्वपूर्ण था कि डायरेक्टर ने खुद सारे डिजाइनर्स की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में जब अर्जुन ने अपना शुरुआती आइडिया प्रेजेंट किया तो मिस्टर जॉन एंडरसन उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसने शर्त रख दी कि ये पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ अर्जुन ही लीड करेगा। ये अर्जुन के करियर का सबसे बड़ा मौका था। इस प्रोजेक्ट की फीस इतनी थी कि अगर वो मिल जाती तो अर्जुन के सारे कर्जे एक झटके में उतर सकते थे और उसके बाद भी अपने घर के डाउन पेमेंट के लिए एक मोटी रकम बच सकती थी। अर्जुन ने यह मौका हाथ से जाने नहीं दिया। उसने खुद से वादा किया कि वो इस बार कोई गलती नहीं करेगा। उसने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। वो सोशल मीडिया, दोस्तों, पार्टियों, सबसे दूरी बना ली। उसका एक ही लक्ष्य था, ये प्रोजेक्ट। वो घंटों ऑफिस में बैठकर काम करता और फिर घर आकर भी देर रात तक लगा रहता। सावित्री ने भी उसका पूरा साथ दिया। वो उसके लिए कॉफी बनाती, उसे हिम्मत देती और घर की कोई भी जिम्मेदारी उस पर नहीं महीने की अथक पागलपन की हद तक की गई मेहनत के बाद अर्जुन ने एक ऐसा शानदार काम करके दिया कि विदेशी क्लाइंट भी हैरान रह गया। उन्होंने ना केवल उसकी पूरी फीस दी बल्कि खुश होकर ऊपर से मोटा बोनस भी दिया। एक सुबह अर्जुन के अकाउंट में एक साथ इतनी बड़ी रकम आई कि वो कुछ देर तक अपने फोन की स्क्रीन को घूरता ही रह गया। वो खुशी से चिल्ला पड़ा। उसने सावित्री को गोद में उठा लिया। सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने भगवान के मंदिर में दिया जलाया और बोली, भगवान का लाख लाख शुक्र है अर्जुन। अब हम सबसे पहले अपने सारे कर्जे चुका देंगे, एक भी पैसा उधार का नहीं रखेंगे। उसके बाद जो बचेगा उसे हम कल ही अपने घर के लिए फिक्स डिपॉजिट कर देंगे। अर्जुन ने भी भावुक होकर सावित्री के हाथ पर हाथ रखकर कसम खाई, हाँ सावित्री, कल सुबह का पहला काम यही होगा, अब और कोई गलती नहीं। लेकिन इंसान की आदतें वो गहरी जड़ें होती हैं जो एक झटके में नहीं उखड़ती। उस शाम जब उसने ऑफिस में अपने दोस्तों को ये खबर सुनाई तो सबने उसे घेर लिया। एक दोस्त विक्रम, जो खुद अपने पिता के पैसों पर जीता था, बोला, वाह यार अर्जुन, तू तो जीनियस है। इतनी बड़ी कामयाबी ऐसे चुपचाप पचा जाएगा, ये तो नाइंसाफी है। पार्टी तो बनती है बॉस। दूसरा दोस्त बोला, सिर्फ पार्टी नहीं, एक ग्रैंड पार्टी होनी चाहिए, शहर के सबसे महंगे रूफ के क्लब में। सबको पता चलना चाहिए कि अर्जुन इज बैक। बस यही वो पल था जब अर्जुन का विवेक उसकी झूठी शान के आगे हार गया। उसके कानों में सावित्री के शब्द नहीं बल्कि दोस्तों की वाहवाही गूंज रही थी। उसके मन में वही पुराना कीड़ा कुलबुलाने लगा, लोगों को अपनी सफलता दिखाने का, उन लोगों को जलाने का जो ऑफिस में उस पर हंसे थे। उसने सावित्री से किया वादा एक पल में भुला दिया। उसने उसी वीकेंड पर शहर के एक 5 स्टार होटल की छत पर एक आलीशान पार्टी रखी। उस पार्टी में उसने पानी की तरह पैसा बहाया, महंगे से महंगा खाना, विदेशी शराब और मशहूर डीजे। उसने अपने उन दोस्तों पर महंगे तोहफे भी लुटाए जिन्होंने उसे उकसाया था।
पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई थीं। अर्जुन हाथ में शैंपेन का ग्लास लिए ऐसे घूम रहा था मानो वो दुनिया का सबसे सफल इंसान हो। पार्टी के बाद जो पैसे बचे उनसे उसने वो लग्जरी घड़ी खरीद ली जिसका सपना वो हमेशा देखता था, और बाकी बची एक बड़ी रकम उसने विक्रम की सलाह पर बिना कोई रिसर्च किए शेयर बाजार में लगा दी। विक्रम ने उसे यकीन दिलाया था कि बस 15 दिन में ये पैसा दोगुना हो जाएगा। उसने घर आकर सावित्री से झूठ कहा कि उसने सारा कर्ज चुका दिया है और बाकी पैसे एफडी में डाल दिए हैं। सावित्री उस पर विश्वास करके बहुत खुश थी, लेकिन झूठ के पांव नहीं होते। कुछ ही दिनों बाद शेयर बाजार बुरी तरह से गिर गया और अर्जुन के सारे पैसे डूब गए। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे। इधर क्रेडिट कार्ड कंपनियों के फोन आने शुरू हो गए। जब अर्जुन ने फोन उठाना बंद कर दिया तो एक दिन 2 वसूली अधिकारी दल सीधे उसके ऑफिस पहुंच गए। उन्होंने सबके सामने उसे इतना अपमानित किया, इतना भला बुरा कहा कि अर्जुन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। ये बात पूरी कंपनी में आग की तरह फैल गई। जिस ऑफिस में लोग उसकी इज्जत करते थे वहीं अब उसके पीछे कानफूसी कर रहे थे। उस रात जब वो घर लौटा तो दरवाजे पर मकान मालिक हरिदत्त शर्मा खड़ा था, जो पिछले 2 महीने का किराया मांग रहा था। सावित्री को जब सारी सच्चाई पता चली तो वो पत्थर की मूर्ति बन गई। उसके पास रोने के लिए आंसू भी नहीं बचे थे। अर्जुन की आंखों में शर्म नहीं, अपनी बेबसी का गुस्सा था। वो सावित्री पर ही चिल्लाने लगा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम हमेशा मुझे टोकती रहती हो। तुम्हारी नेगेटिविटी की वजह से मेरा भाग्य खराब हो गया है। उस रात घर में इतना झगड़ा हुआ कि पड़ोसियों ने दरवाज़ा खटखटा दिया। अर्जुन गुस्से में कार की चाबी उठाकर घर से बाहर निकल गया। वो पूरी तरह से हार चुका था। नौकरी पर खतरा, सिर पर कर्ज का पहाड़ और सावित्री का टूटा हुआ विश्वास। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। वो रात के अंधेरे में गाड़ी चलाता रहा और शहर के उस हिस्से में पहुंच गया जहां एक बहुत पुराना वट वृक्ष शांति उपवन था। ये शांति उपवन जैसे स्वर्ण नगर के सीने पर एक पुराना घाव था जिसे सब भूल चुके थे। वो गाड़ी सड़क पर खड़ी करके शांति उपवन के अंदर चला गया। यहाँ शहर का शोर बिल्कुल नहीं था, सिर्फ झींगरों की आवाज़ और पत्तों की सरसराहट थी। वो एक पुराने घने बरगद के पेड़ के नीचे एक टूटी हुई बेंच पर जाकर बैठ गया और फिर वो एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। वो अपनी किस्मत को, अपने दोस्तों को, अपनी कंपनी को, सबको कोस रहा था सिवाय अपनी गलतियों के। क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी नतीजा हमेशा यही होता है। मैं जिंदगी से थक गया हूँ। वो रो रहा था कि तभी उसे एक भारी, शांत और बहुत गहरी आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि तुम दौलत के दुश्मन हो। तुम मेहनत से उसे अपने घर बुलाते हो और फिर अपनी मूर्खता से उसका अपमान करके उसे भगा देते हो। अर्जुन ने चौंक कर आवाज़ की दिशा में देखा तो पेड़ की एक मोटी डाल पर एक बड़ा सा मोर बैठा था। रात के घने अंधेरे में उसकी बड़ी बड़ी सुनहरी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई साधारण पक्षी नहीं बल्कि कोई तपस्वी हो जो सदियों से यहाँ ध्यान में बैठा हो और दुनिया को देख रहा हो। अर्जुन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद तनाव के कारण उसे वहम हो रहा है। मोर फिर बोला, ये तुम्हारा वहम नहीं है अर्जुन। मैं इस शहर को तब से देख रहा हूँ जब यहाँ तुम्हारी एक कांच की इमारतें वो नहीं घने जंगल हुआ करते थे। मैंने राजाओं को रंक और रंक को राजा बनते देखा है और तुम्हारी कहानी भी उनसे अलग नहीं है। अर्जुन डर और आश्चर्य से खड़ा हो गया। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने कांपते हाथों को जोड़कर कहा, आप कौन हैं? मोर ने कहा, यह जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि तुम अपनी गलती मानना सीखो। तुम अपनी गरीबी के लिए अपनी किस्मत को नहीं, अपनी आदतों को दोष दो। लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जहां उनका सम्मान होता है, और तुम हर महीने अपनी मेहनत की कमाई का अपमान करते हो। तुम उसे उन चीज़ों पर लुटाते हो जिनकी तुम्हें ज़रूरत नहीं, उन लोगों पर लुटाते हो जो तुम्हारे सगे नहीं। बताओ, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? अर्जुन को जैसे किसी ने आईना दिखा दिया हो। मोर का हर शब्द सच का एक तीर था जो सीधे उसके दिल में लग रहा था। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। आप सच कह रहे हैं, गलती मेरी ही है। मैं हमेशा दूसरों को दिखाने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर बैठता हूँ। मैं इस दलदल से बाहर निकलना चाहता हूँ, पर मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। मैं पूरी तरह से हार चुका हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मोर ने कुछ देर उसे अपनी गहरी भेदती हुई नज़रों से देखा और फिर कहा, रास्ता है, लेकिन उस पर कांटे हैं। उसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा को साधना होगा, अपनी इच्छाओं पर लगाम लगानी होगी। अगर तुम वचन दो कि आज के बाद तुम अपनी ज़िंदगी के फैसले दिमाग से लोगे, अपनी झूठी शान से नहीं, तो मैं तुम्हें वो 6 नियम बता सकता हूँ जो दौलत को तुम्हारे पास आने पर मजबूर कर देंगे और उसे हमेशा के लिए तुम्हारे पास रोक कर रखेंगे। अर्जुन ने बिना एक पल सोचे रोते हुए कहा, मैं वचन देता हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। मैं इस झूठी और खोखली ज़िंदगी से थक चुका हूँ। तब उस ज्ञानी मोर ने अर्जुन को वो 6 बातें बताईं जिन्होंने उसकी पत्थर जैसी किस्मत को सोने में बदल दिया। मोर के ज्ञान ने अर्जुन के अंदर एक नई चेतना जगा दी थी। वो घर लौटा तो सुबह हो चुकी थी।
सावित्री सोफे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें रो रो कर सूज गई थीं। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। वो सीधा जाकर सावित्री के पैरों में बैठ गया और उसके हाथ पकड़कर रोने लगा। उस दिन अर्जुन की आंखों में बनावटी गुस्सा नहीं, सच्चा पश्चाताप था, जिसे सावित्री ने पहचान लिया। उसने अर्जुन को उठाकर गले से लगा लिया। उस दिन के बाद अर्जुन की जिंदगी एक नए और कठिन रास्ते पर चल पड़ी। उसने सबसे पहले अपनी लग्जरी घड़ी और बहुत सा गैर जरूरी सामान ऑनलाइन बेच दिया। उन पैसों से उसने मकान मालिक हरिदत्त शर्मा का किराया चुकाया। अगले दिन वो अपने बॉस आदित्य मेहरा के पास गया, उसे सारी सच्चाई बताई और अपनी गलती मानी। उसने कहा, सर, मैं जानता हूं मैंने सबको निराश किया है, लेकिन अगर आप मुझे एक आखिरी मौका दें तो मैं वादा करता हूं कि आदित्य मेहरा ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और उसे एक आखिरी मौका दे दिया। उस शाम अर्जुन और सावित्री साथ बैठे और पहली बार उन्होंने मिलकर अपने घर का बजट बनाया। उन्होंने हर छोटे बड़े खर्च को एक डायरी में लिखना शुरू किया। अर्जुन ने अपने हाथों से अपने 3 क्रेडिट कार्ड कैंची से काट दिए। उसने अपने फ़ोन से उन सभी दोस्तों के नंबर डिलीट कर दिए जो उसे फिजूल खर्ची के लिए उकसाते थे। वो ऑफिस से सीधा घर आता और सावित्री के साथ वक्त बिताता। उन्होंने बाहर खाना पीना, वीकेंड पर घूमना, पार्टी करना, सब कुछ बिल्कुल बंद कर दिया। शुरू में उसे बहुत मुश्किल हुई। उसे लगता जैसे वो एक पिंजरे में कैद हो गया हो, लेकिन जब भी उसका मन डामाडोल होता, सावित्री उसका हाथ थाम लेती और उसे उस रात का वादा याद दिलाती। उसने एक एक करके अपने सारे कर्जे चुकाने शुरू किए। इसमें कई महीने नहीं, कई साल लग गए। ये एक लंबी और कठिन तपस्या थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो अब अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बचाने लगा। जब सारा कर्ज खत्म हो गया तो उसने उन्हीं पैसों को किसी दोस्त की सलाह पर नहीं, बल्कि खुद रिसर्च करके सही जगह पर निवेश करना शुरू किया। कुछ ही सालों में उसकी मेहनत और अनुशासन रंग लाया। उसने न केवल अपना खोया हुआ सम्मान वापस पा लिया, बल्कि अपनी बचत और सही निवेश से इतना पैसा जमा कर लिया कि उसने उसी शहर में अपना एक सुंदर सा फ्लैट खरीद लिया। जिस दिन उन्हें घर की चाबी मिली, अर्जुन सावित्री को लेकर सीधा उस पुराने शांति उपवन में गया। वो बरगद का पेड़ आज भी वैसे ही खड़ा था जैसे समय का कोई गवाह हो। उसने ऊपर देखा, डाल पर वही मोर शांत बैठा था। अर्जुन ने हाथ जोड़कर मन ही मन उसे धन्यवाद दिया। मोर ने अपनी आंखें खोली, जैसे कह रहा हो, मैंने कहा था ना, दौलत तुम्हारे पास खुद आएगी, बस तुम्हें उसका सम्मान करना सीखना होगा। उस मोर ने अर्जुन को जो 6 बातें बताई थीं, वे आज के समय में हर उस इंसान के लिए संजीवनी बूटी की तरह हैं, जो कमाता तो बहुत है पर बचा कुछ नहीं पाता। तो चलिए अब उस दिव्य ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, उन 6 खर्चों की ओर जिन्हें स्वयं मोर ने बंद करने की सीख दी थी। मोर ने कहा, धन की कमी कभी आपकी कमाई से नहीं होती, धन की कमी हमेशा आपकी आदतों से पैदा होती है। पहला खर्च, दिखावे और झूठे सोशल स्टेटस का खर्च। मोर ने सबसे पहले इंसान को आईना दिखाया। उसने कहा, सबसे विनाशकारी खर्च वो होता है जो हम जरूरत के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। महंगा मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े, बड़ी गाड़ी, आलीशान पार्टी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके दोस्त या पड़ोसी के पास वो चीज़ है। मोर ने समझाया कि दिखावे की ये आग कभी नहीं बुझती। आज आपने एक चीज़ खरीदी, कल कोई और उससे महंगी ले आएगा। इस दौड़ में जीतने वाला कोई नहीं होता, सिर्फ कर्ज बढ़ता है और मन अशांत होता है। याद रखिए, असली इज्जत उधार के सामान से नहीं, आपके बैंक बैलेंस और मानसिक शांति से होती है। इसलिए दिखावे पर किया गया हर खर्च आज ही बंद कर दीजिए। दूसरा खर्च, बुरी संगत और गलत दोस्तों पर उड़ाया गया पैसा। मोर ने कहा, जो लोग सिर्फ आपकी जेब देखकर आपके साथ हैं, वे मित्र नहीं, आपकी बर्बादी के साथी हैं। जो दोस्त आपको शराब, पार्टी, फिजूल खर्ची और उधार लेने के लिए उकसाते हैं, वे धीरे धीरे आपको उस रास्ते पर ले जाते हैं जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है। ऐसे लोगों पर किया गया खर्च कभी खुशी नहीं देता, सिर्फ पछतावा देता है। सच्चे दोस्त आपसे पैसे नहीं, आपका साथ चाहते हैं। अपनी मेहनत की कमाई को गलत संगत पर लुटाना बंद कर दीजिए। तीसरा खर्च, बिना जरूरत EMI का जाल। मोर ने चेतावनी दी कि अभी खरीदो बाद में चुकाओ, ये आज के समय का सबसे खतरनाक भ्रम है। हर वो चीज़ जो आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए खरीदी जा रही है क्योंकि वो आसान किश्तों में मिल रही है, वो आपके भविष्य पर एक बोझ है। कोई भी सामान EMI पर लेने से पहले खुद से एक सवाल ज़रूर पूछिए, क्या इसके बिना मेरा जीवन सच में रुक जाएगा? अगर जवाब नहीं है तो उस इच्छा को उसी पल त्याग दीजिए। चौथा खर्च, अपनी सेहत को नज़रअंदाज करना। मोर ने कहा, जो इंसान अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देता, वो अनजाने में सबसे बड़ा खर्च तैयार कर रहा होता है। जंक फूड, सिगरेट, शराब, नींद की कमी, ये सब आज सस्ता लगता है, लेकिन कल यही आदतें अस्पताल के लाखों के बिल में बदल जाती हैं। जब शरीर साथ नहीं देता, तब करोड़ों की दौलत भी बेकार लगती है। याद रखिए, सेहत पर किया गया खर्च खर्च नहीं, सबसे बड़ा निवेश है। अच्छा खाइए, नियमित व्यायाम कीजिए,
क्योंकि स्वस्थ शरीर ही समृद्ध जीवन की नींव है। 5वां खर्च, भावनाओं में बहकर उधार देना। मोर ने बड़ी गंभीर बात कही। मदद करना पुण्य है, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति को दांव पर लगाना मूर्खता है। किसी दोस्त या रिश्तेदार को सिर्फ इसलिए पैसा उधार मत दीजिए क्योंकि आप ना नहीं कह पा रहे। अक्सर ऐसा पैसा वापस नहीं आता और साथ में रिश्ते भी टूट जाते हैं। मदद उतनी ही कीजिए जितनी अगर वापस ना भी मिले तो आपके जीवन पर असर ना पड़े। 6ठा खर्च, खुद पर खर्च ना करना। मोर ने कहा, यह सबसे छुपा हुआ और सबसे शक्तिशाली नियम है। जो इंसान अपनी स्किल्स बढ़ाने, नई चीज़ें सीखने और खुद को बेहतर बनाने पर समय और पैसा खर्च नहीं करता, वो अपनी कमाई के रास्ते खुद ही बंद कर लेता है। नौकरी हो या बिजनेस, समय के साथ सब बदलता है। जो खुद को अपडेट नहीं करता वो पीछे छूट जाता है। एक किताब, एक कोर्स, एक नई सीख आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। ज्ञान पर किया गया निवेश आपको जीवन भर का सबसे बड़ा रिटर्न देता है। यही थे मोर द्वारा बताए गए 6 खर्च जो अगर समय रहते बंद कर दिए जाएं तो धन अपने आप आपके जीवन में टिकने लगता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि आर्थिक आज़ादी केवल बड़ी सैलरी से नहीं बल्कि सही सोच, अनुशासन और विवेक से आती है। हमें पूरी आशा है कि ये कथा आपके जीवन में एक सकारात्मक मोड़ लाएगी और आपको आर्थिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से शांत बनाएगी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से लिखिए, जय श्री लक्ष्मी माता। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।